सोचिए जरा, हजारों सालों का इतिहास, अनगिनत अलग अलग संस्कृतियां और ऐसे विशाल साम्राज्य जो आज की सरहदों से भी कहीं बड़े थे। इस नए विश्लेषण में हम भारतीय उपमहाद्वीप की एक बेहद शानदार और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हमारे आज के एजेंडा पर। हम इस इतिहास को 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे, उत्पत्ति से लेकर मुगलों के आने तक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके का इतिहास वास्तव में कैसे काम करता है। ये एकीकरण और फिर से छोटे छोटे हिस्सों में बट जाने का एक निरंतर, कभी न खत्म होने वाला चक्र है। अब जरा इस टाइमलाइन के स्केल को देखिए। 30,000 साल पहले के आदिवासी खानाबदोशों से लेकर 1526 के मुगल साम्राज्य तक की कहानी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये विशाल कालखंड हमें दिखाता है कि यहाँ की संस्कृतियों में कितना जबरदस्त लचीलापन था कि वो हर बड़े बदलाव और चुनौती के बावजूद यहाँ टिकी रहीं और फलती फूलती रहीं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, उत्पत्ति और सिंधु घाटी। कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से इंसानी कदम यहाँ पड़े, यानी हमारे खानाबदोश आदिवासी जो सबसे पहले इस उपमहाद्वीप के निवासी बने। भले ही उन्होंने अपने पीछे पत्थरों की कोई बड़ी इमारतें या साक्ष्य नहीं छोड़े, लेकिन उनकी कहानियां और इतिहास पीढ़ियों तक सिर्फ मौखिक रूप से यानी जुबानी ही जीवित रहे। 50 लाख, जी हाँ, इस नंबर को ध्यान से देखिए। अपने चरम पर सिंधु घाटी सभ्यता की आबादी करीब 50 लाख थी। आज से हजारों साल पहले इतने लोगों का हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बेहद उन्नत शहरों में एक साथ रहना सच में हैरान कर देने वाला है। और ये कोई आम सभ्यता नहीं थी, ये करीब 2000 सालों तक फली फूली। इनके पास इतना बेहतरीन सीवेज सिस्टम और पब्लिक बाथ्स थे जो आज के कुछ आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे दे। मर्चेंट सील के जरिए इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। हालांकि इनकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये एक बड़ा रहस्य है। और एक दिलचस्प बात, इनका पतन किसी रातों रात आई बाढ़ या अचानक हुए हमले से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण धीरे धीरे हुआ था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, वेदों से नए दर्शन तक। सिंधु घाटी के पतन के बाद क्या हुआ? मध्य एशिया से इंडो आर्यन लोगों का आना शुरू हुआ। वो अपने साथ घोड़े, रथ और वैदिक संस्कृत लेकर आए। समय के साथ वो घूम घूम कर चारागाह खोजने वाले लोगों से बदलकर एक स्थायी खेतीबाड़ी करने वाले समाज में ढल गए। अब जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल हुआ, उसे चलाने के लिए एक ढांचा बना जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मण, रक्षा और प्रशासन के लिए क्षत्रिय, खेती और व्यापार के लिए वैश्य और सेवा के लिए शूद्र। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये एक ऐसा सामाजिक पदानुक्रम था जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना की एक बहुत मजबूत नींव रख दी थी। लेकिन जब नियम बहुत सख्त होने लगते हैं तो अक्सर नई सोच का जन्म होता है। नए नगर राज्यों के उभरने से एक जबरदस्त बौद्धिक क्रांति हुई और दुनिया के 2 सबसे प्रभावशाली धर्मों का जन्म हुआ। महावीर जी द्वारा स्थापित जैन धर्म, जो सख्त अहिंसा पर बहुत जोर देता है, और गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म, जिसका ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर है। ये दोनों ही दर्शन उस समय मानव जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के नए और क्रांतिकारी रास्ते खोज रहे थे। इन नए दर्शनों के अंतिम लक्ष्यों को समझना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में इसे केवल ज्ञान कहा गया, यानी पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति। वहीं बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा गया, जिसका सीधा सा मतलब है इंसान का अपनी इच्छाओं और दुखों के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मौर्य साम्राज्य। अब होता ये है कि सिकंदर महान का हमला होता है और वो जल्दी वापस भी लौट जाता है, जिससे सत्ता का एक खालीपन पैदा हो जाता है। और इसी खालीपन का चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी ही चतुराई से फायदा उठाया और इस भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से को एक ही शासन के अधीन सफलतापूर्वक एकजुट कर दिया। 1 लाख। एक बार फिर से इस नंबर पर गौर कीजिए। कलिंग के युद्ध में मारे गए लोगों की ये एक अनुमानित संख्या है। इस खून खराबे और भयानक संघर्ष ने सम्राट अशोक को अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी गहरे पछतावे से जन्म हुआ धम्म का। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित एक नैतिक कोड था।
सोचिए, एक क्रूर विजेता का एक शांतिपूर्ण शासक में बदल जाना कितनी अद्भुत बात है। अशोक ने लोगों की भलाई के लिए पेड़ लगाए, अस्पताल बनवाए और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, गुप्त का स्वर्ण युग। मौर्य साम्राज्य गिरा, बाहरी हमले हुए और फिर से सब कुछ टुकड़ों में बट गया। इस खंडित दौर के बाद गुप्त साम्राज्य इस उपमहाद्वीप का अगला बड़ा एकीकरणकर्ता बना और इसे वाकई एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इसे स्वर्ण युग कहना बिल्कुल सही भी है। देखिए, नालंदा एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन गया था। आर्यभट्ट ने पाई की सटीक वैल्यू निकाली और ये भी बता दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हिंदू धर्म का भी इस दौरान बहुत विस्तार हुआ और भव्य मंदिर बने। लेकिन ये भी सच है और हमें निष्पक्ष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इन्हीं शानदार उपलब्धियों के बीच समाज की संरचना सख्त हो रही थी और महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता में कमी आनी शुरू हो गई थी। गुप्त काल के खत्म होते ही फिर से वही विभाजन का चक्र शुरू हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 3 बड़ी ताकतें आपस में भिड़ गईं। पश्चिम में अरब हमलों को रोकने वाले प्रतिहार, दक्कन में राज करने वाले राष्ट्रकूट और बंगाल से दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले पाल। इनकी ये भयंकर लड़ाई साबित करती है कि भले ही राजनीतिक उथल-पुथल कितनी भी हो, यहाँ क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास कभी नहीं रुका। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 5 पर, दिल्ली सल्तनत। गजनवी और गोरी के आक्रमणों के साथ इस इलाके में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। उत्तरी भारत में पहली बार एक स्थायी और व्यवस्थित इस्लामी शासन की स्थापना हुई। दिल्ली पर राज करने वाले इन 5 राजवंशों का दौर बेहद अराजक लेकिन बहुत गहरा असर छोड़ने वाला था। नियंत्रण मजबूत करने वाले मामलुक आए, फिर बाजार में कड़े सुधार लाने वाली खिलजी। तुगलक के दौर में मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी बदलने का वो विनाशकारी फैसला तो आपको याद ही होगा। और फिर अंत में सैयद और लोधी राजवंशों तक आते आते दिल्ली का केंद्रीय नियंत्रण काफी हद तक कमजोर पड़ने लगा था। अब जब उत्तर में ये सब ड्रामा चल रहा था, दक्षिण में एक अलग ही कहानी थी। वहां 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ बहमनी सल्तनत, जो अपनी बेहतरीन घुड़सवार सेना के लिए मशहूर थी। दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और भव्य राज्य था। इन दोनों की आपसी दुश्मनी इस युग के उस स्वरूप को दिखाती है जहां ताकत तो बहुत थी, लेकिन वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। फिर आया साल 1398। दिल्ली पर एक ऐसा विनाशकारी प्रहार हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मंगोल विजेता तैमूर ने आकर दिल्ली को इतनी बेरहमी से तबाह किया कि उसने दिल्ली सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। इस हमले ने सत्ता का एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिससे सल्तनत कभी भी पूरी तरह से नहीं भर पाई। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, बदलाव के मुहाने पर। 16वीं सदी की शुरुआत तक आते आते उपमहाद्वीप राजनीतिक रूप से जरूर बटा हुआ था, लेकिन व्यापार और संस्कृति के मामले में ये बेहद जीवंत और अमीर था। इतिहास के एक बिल्कुल नए और सबसे बड़े युग का मंच अब पूरी तरह से सज चुका था। 1526 ईस्वी, पानीपत की लड़ाई। ये वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन था। बाबर ने मध्य एशियाई रणनीतियों, नए बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहीं से नींव पड़ी मुगल साम्राज्य की, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस क्षेत्र का चेहरा ही बदल कर रख दिया। इतने हजारों सालों के इस पूरे ऐतिहासिक चक्र को अगर हमें सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, इस भूमि की असली ताकत हमेशा चीजों को अवशोषित करने, ढलने और फिर से उठ खड़े होने की क्षमता रही है। हर बड़े पतन, हर युद्ध और हर बदलाव के बाद इस क्षेत्र ने खुद को हमेशा एक नए और अधिक समृद्ध रूप में खड़ा किया है। तो अंत में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा जब ये नया बना ताकतवर मुगल साम्राज्य और समुद्र के रास्ते से व्यापार करने आ रहे यूरोपीय लोग इस प्राचीन और हमेशा खुद को ढाल लेने वाले उपमहाद्वीप से टकराएंगे। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सफर ने